नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में। उत्तर प्रदेश से संबंधित कक्षाओं का अध्ययन हमने विस्तार पूर्वक कर लिया है। अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी कक्षाएं क्रमवार विस्तृत रूप में मिल जाएंगी, वहाँ आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज यहाँ पर आप कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे आप देख सकेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक चली है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप प्लेलिस्ट से सभी कक्षाओं को देख लें, अध्ययन कर लें, याद कर लें, ताकि आपको बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करने में मजा आए। तो आइए आज की क्लास की बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं, आप याद रखिएगा। दूसरी बात है, कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भी भाबर क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप बताइएगा कि तराई क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में समतल, नम व दलदली भूमि क्या होती है? तो वो तराई क्षेत्र की जो भूमि होती है वो समतल होती है, नम होती है एवं दलदली होती है। इसके बाद में तराई क्षेत्र के प्रमुख फसलें नहीं है, यहाँ पर फसलें होती हैं। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो आप याद रखिएगा, गन्ना और धान वहाँ की प्रमुख फसलें हैं। आगे बढ़ेंगे। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में स्थित है। कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र स्थित है, आप याद रखिएगा। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो आप बताइएगा कि खादर या कशार कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के पुराने कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है? तो 80 से 300 मीटर की ऊंचाई होती है। मैदानी क्षेत्र का दल उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं, क्या बनते हैं? तो आप बताइएगा, बीहड़ बनते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है? तो चंबल व यमुना तट पर हुआ है, याद रखिएगा। मैदानी, क्योंकि ये नदियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन करती हैं और अवनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण होता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूँ है, धान है और आलू है, याद रखिएगा। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है। कौन सा क्षेत्र फैला है? तो ये पठारी, पहाड़ी और बुंदेलखंडी क्षेत्र फैला हुआ है। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर इनकी ऊंचाई है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है, तो वो कौन सा भाग है? तो आप याद रखिएगा, सोनभद्र में है। प्रदेश के कितने जिलों में पठारी, पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? तो 11 जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र का या पठारी पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। विंडम, टांडा, कुसेहरा व खड़ंजा जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप बताइएगा कि ये मिर्जापुर में है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है कौन सी नदी? तो गंगा और यमुना नदी प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो आप बताइएगा, बेतवा बहती है। यानी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना और पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का दल उत्तर की ओर विस्तारित है। बुंदेलखंड या पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर फसलें हैं, याद रखिएगा। फसलें कौन कौन सी हैं? तो दलहन और तिलहन मुख्य फसलें हैं। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नमभूमि क्षेत्र वेटलैंड का प्रतिशत कितना है? तो आप याद रखिएगा कि 5.15% है। प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि क्षेत्र वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, सोनभद्र है, जिसका प्रतिशत कितना है? तो 5.08% है।
प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बागपत और हाथरस है, जिसका प्रतिशत कितना है? तो 0.18% है। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश में सम्मिलित स्थल कितने हैं? तो 10 स्थल सम्मिलित हैं, ये आप याद रख सकते हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। और नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि खादर और बांगर कहा जाता है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा कि बांगर मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ किससे हुआ? कांप, कीचड़ और बालू से हुआ, ये भी आप याद रख सकते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, लेकिन इसमें कमी किसकी होती है? तो आप बताइएगा कि इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की कमी होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी, या यहाँ पर लवली नहीं होगा, यहाँ पर लवणी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर लवड़ी होगा। लवड़ी या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें सामान्य भाषा में ऊसर, बंजर, कल्हर या रेह कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको ऊसर कहते हैं। ये जो इनका अन्य नाम है, इन्हीं के सुधार में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो आप बताइएगा। मथुरा, आगरा आदि जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा भी सबसे कम होती है। मथुरा में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो आपका मथुरा ही है, ये याद रखिएगा। रेंगुर, करेल और कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। किसको? काली मृदा को जाना जाता है, आप याद रखिएगा। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ मृदा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, आप याद रखिएगा। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। हमने जब कृषि और जलवायु का अध्ययन किया है, उसमें हमने इस वाले पॉइंट को विस्तार रूप से डिस्कस किया है। आप वहां से इसको और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन किससे होता है? तो आप याद रखिएगा, जल से होता है। प्रदेश में जलीय अपरदन, यहाँ पर या बना लीजिए, जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो तराई और भावर क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जल वाला नदी क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल नदी क्षेत्र है। अभी मैंने आपको बताया कि अवनालिका अपरदन से ही, जहाँ पर अवनालिका अपरदन ज़्यादा होता है, वहीं पर बीहड़ का निर्माण होता है। प्रदेश में अवनालिका यहाँ पर अब नहीं है, अब है। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो वो आपके आगरा और इटावा हैं, याद रखिएगा। इटावा और आगरा है। अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं, क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं। यानी बीहड़ का निर्माण किससे होता है? तो अत्यधिक अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ का निर्माण होता है। अपरदन के विषय में हमने अध्ययन किया हुआ है कि परत दर अपरदन, अवनालिका अपरदन, क्षरण अपरदन, इन सब के विषय में हमने एक क्लास में अध्ययन किया है, आप वो भी देख सकते हैं। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो मथुरा और आगरा है। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है, किसकी होती है? तो आप बताइएगा। उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि होती है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं है। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता, तो वो गंगा घाघरा के दोआब क्षेत्र में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको ये पॉइंट कैसे लगे, समझ में आए, महत्वपूर्ण लगे? अगर अच्छे लगे तो आप हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित
अध्ययन विस्तार रूप से करना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी से भी, हिंदी, स्टैटिक जीके इत्यादि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।